हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केवाईटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कुछ जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एसएससी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, या फिर और कोई भी जिस भी एग्जाम में जीके या फिर जीए के क्वेश्चन आपके आते हैं, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज देख लेते हैं आज की क्लास में आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हमारा ये क्रैश कोर्स है। ये बहुत ही कम प्राइस में है और इसमें आपके ये नर्सिंग प्रोटोकॉल मास्टरी और उसके बाद आपके ये अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन शॉर्टकट में आप कैसे सॉल्व हो सकता है, आपका ये करंट अफेयर और रेलवे की अवेयरनेस और इसके मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लास, ये सब आपका लिया जाएगा इसमें। और हर सब्जेक्ट कोई भी है, प्रोफेशनल एबिलिटी आपका है, जनरल साइंस है, अर्थमेटिक है या रीजनिंग और अवेयरनेस, जो भी है, जितने भी आपके हैं सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपके टीचर्स होंगे और आपकी यहाँ पर डाउट क्लास भी ली जाएगी और मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो जनरल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आपके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में महिला का एकल खिताब किसने जीता? तो महिला का एकल खिताब जीता किसने है, इसका आंसर आपको है बताना। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं इसका ये क्वेश्चन। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? तो किसने जीता था 2026 में? पहला ऑप्शन है आर्याना सबालेंका, बी ऑप्शन है अर्शली बार्टली, और ऑप्शन सी है एलेना रायबाकिना, और ऑप्शन डी है विक्टोरिया अजरेंका। तो किसने जीता था ये खिताब? ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब इस साल यानी कि 2026 में हमारा जीता था एलेना रायबाकिनिया, इन्होंने ये जीता था। ये कजाकिस्तान की थी। ये कहाँ की थी? ये कजाकिस्तान की थी। और इन्होंने हराया किसको था? इन्होंने हराया था आयरा सबालेंका को। इनको इन्होंने हराया था। तो ये नाम भी आपको याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी धाम को रामसाइट आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिसमें भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो रामसर साइट की संख्या कुल कितनी हो गई है? पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारी डांड हैव बीन डिक्लेयर रामसर वेटलैंड, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया टू व्हाट नंबर्स? तो कितनी संख्या हो गई है रामसर साइट की? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 80 हो गई है, या 85 हो गई है, या 96, या 98। यानी कि पहले से अब कितनी संख्या बढ़ करके कितनी संख्या हो गई है रामसर साइट की? तो रामसर साइट जो है उनकी संख्या अब बढ़ करके हो गई है हमारी 98। यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई है? रामसर साइट की संख्या 98 हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास को लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? ठीक है, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? तो 2026 में पावर इंडेक्स में इंडिया ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? 28, 30, या 32, या 35? तो पावर इंडेक्स 2026 में, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो 2026 में इंडिया की रैंक है 32, यानी कि 32वीं रैंक हासिल की है। और जो 25 में इंडिया की रैंक थी वो 30 थी। 2025 में इंडिया की रैंक 30 थी और इस समय इंडिया की रैंक हो गई है 32। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। विथ विच रशियन कंपनी हैज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट इन इंडिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने भारत में सुपरजेट 100 विमान के उत्पादक के लिए किस रूसी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसको ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी है सुखोई एविएशन, ऑप्शन सी है
टुप्लोव, और ऑप्शन डी है रोसोब्रोनेक्स पोर्ट। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या होगा? आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए एक बार। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महिला की महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो हु बिकम द फर्स्ट फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री महिला कौन बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। सुप्रिया सुले, ऑप्शन बी है पंकज मुंडे, ऑप्शन सी है सुनित्रा पवार, ऑप्शन डी है नीलम गोहरे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुनित्रा पवार, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थार मरुस्थल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? पहला है मध्य पूर्व देशों से निकटता, ऑप्शन नंबर बी है मानसून की दिशा, ऑप्शन नंबर सी है अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण और पश्चिम मानसून को रोकती हैं, ऑप्शन नंबर डी है समुद्र से दूरी। तो थार के मरुस्थल वाला जो क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के निर्माण के लिए कौन से कारक होते हैं जिम्मेदार? तो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण और पश्चिम मानसून को रोकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ, फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो चारों ऑप्शन देखते हैं। नंदा देवी, बी ऑप्शन है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है धौलागिरी, ऑप्शन डी है कामेट। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन होगा सही? ऑप्शन नंबर सी यानी कि धौलागिरी। ऑप्शन नंबर सी धौलागिरी जो चोटी है यह हमारी नेपाल में स्थित है। धौलागिरी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो डाफला की पहाड़ियाँ, इसमें चारों ऑप्शन क्या दिए हैं? उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डाफला की पहाड़ियाँ हमारी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। फिर देख लेते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में प्रायद्वीपीय पठार है, उसका आकार क्या है? प्लेट्यू इन इंडिया, पेनिसुला प्लेट्यू इन इंडिया, इसका आकार क्या है? ये किस शेप का दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए है हमारा लीनियर शेप यानी कि रेखीय या सर्कुलर वृत्ताकार है, या ऑप्शन नंबर डी है त्रिकोण यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है, ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर शेप। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उसका आकार क्या है? तो प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा उसका आकार दिया हुआ है त्रिकोण यानी कि ट्रायंगुलर शेप का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दिया हुआ है राठवा की घेर इज ए डांस परफॉर्म्ड बाय द राठवा ट्राइब ऑफ गुजरात ऑन द ओकेजन ऑफ। हिंदी में देख लेते हैं। राठवा ने घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो ये नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है गुजरात में? पहला ऑप्शन है जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर बी है होली, ऑप्शन नंबर सी है मकर संक्रांति, ऑप्शन डी है दशहरा। तो कौन से अवसर पर राठवा निघेर डांस किया जाता है गुजरात में? तो कौन से अवसर पर होता है ये हमारा होली का जो त्यौहार होता है उसी अवसर पर ये डांस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखिए ध्यान से, क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा
भारतीय शास्त्रीय नृत्य उसके नृत्य शैली के साथ गलत तरीके से सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए है माधवी मुदगल, ये उड़ीसी है, और बी है नंदिनी सिंह, ये कथक का डांस है, और ऑप्शन सी है राधा रेड्डी, ये कुचिपुड़ी है, और ऑप्शन डी है सरस्वती सेन, ये भारतनाट्यम का है। तो चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है जो कि सही मिलान में नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा नहीं दिया है चारों में से? ऑप्शन नंबर डी, ये सरस्वती सेन जो है ये भारतनाट्यम का डांस नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, क्या पूछा गया है इसमें कि अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये किस काल से है संबंधित? पहला है हमारा मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण काल, और चौथा है मुगल काल। तो कौन से काल से ये संबंधित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं तो किस काल से संबंधित? ये गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से देखिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त जो वंश था उसका संस्थापन कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है घटोत्कच, और तीसरा ऑप्शन है सी कि चंद्रगुप्त प्रथम है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो गुप्त वंश था उसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत के सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए। आधुनिक भारत के हु वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक कौन थे? पहले है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है राजाराम मोहन राय, ऑप्शन सी है आचार्य केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो चारों में से कौन से मॉडर्न इंडिया के रिफॉर्मर कौन थे, सोशल रिफॉर्मर? तो कौन थे? राजाराम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? यानी कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू वूम? तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है केंद्रीय मंत्री व परिषद सामूहिक रूप से? किसके प्रति होती है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा या राज्यसभा दिया है। तो किसके प्रति होती है उत्तरदायित्व? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 75 में, या आर्टिकल 352 में, या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में कैबिनेट के शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75 में, यानी कि आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया था? तो पहला है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, अंतरराज्य व परिषद का निर्माण, या मौलिक कर्तव्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42वां जो संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का, उसमें क्या जोड़ा गया था हमारा? तो उसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक जो कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है गलत? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, एक ऑप्शन ये है। ऑप्शन नंबर बी है मौलिक जो कर्तव्य है वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है संविधान का भाग 4A यानी कि 4A
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51A 11 मौलिक कर्तव्यों को बताता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो रॉन्ग दिया हुआ है, जो गलत दिया है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गलत। मौलिक जो कर्तव्य होते हैं वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं अपने आप में। और ऑप्शन नंबर बी जो है मौलिक जो कर्तव्य है मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा नहीं है, हाँ बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है, तो ये भी सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51 11 मौलिक कर्तव्यों को बताता है, तो ये भी ठीक है। तीनों ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये गलत आंसर हो जाएगा। तो गलत ही हमसे पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है चुनाव, या एकल संक्रमणी मत प्रणाली होती है, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, या फिर डी ऑप्शन में है खुला मतदान प्रणाली यानी कि ओपन बैलेट सिस्टम। तो कौन सा होता है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो क्या होगा? एकल संक्रमणी मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ जीए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास देखिएगा, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।